दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के गुण। पहले हम कल के लेक्चर को मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। कल हम क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनावेशित वस्तु और दूसरा ऋणावेशित वस्तु। धनावेशित वस्तु किसको कहते हैं? जब कोई उदासीन वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाता है। ऋणावेशित वस्तु, जब कोई उदासीन वस्तु किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? ऋणावेशित वस्तु। और दोनों वस्तु में, ऋणावेशित वस्तु और धनावेशित वस्तु में, दोनों दो नोट लिखाए थे। धनावेशित वस्तु में पहला नोट था कि धनावेशित वस्तु में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक होता है। और ऋणावेशित वस्तु में एक नोट लिखाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से अधिक होता है। देखिए, धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु में, धनावेशित वस्तु में लिखाए थे कि प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक होता है, और ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से अधिक होता है। तो याद रखना। उसके बाद दूसरा नोट लिखाए थे धनावेशित वस्तु में कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है। और ऋणावेशित वस्तु में लिखाए थे कि जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ऋणावेशित वस्तु में या धनावेशित वस्तु के लिए, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता क्यों है? इसलिए घटता है कि जब वस्तु धनावेशित होगा वह अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना द्रव्यमान घटेगा? इतना द्रव्यमान घटेगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इससे 2 गुना हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इससे 3 गुना हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4 गुना घटेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना गुना द्रव्यमान घटेगा। और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनावेश उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान भी लेकर निकलेगा। तो द्रव्यमान निकलेगा तो द्रव्यमान घटेगा। किसका? धनावेशित वस्तु का। तो इसीलिए नोट में हम लिखाए थे दूसरा नोट में कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है, और ऋणावेशित करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऋणावेशित वस्तु कब होगा? जब वह किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इतना द्रव्यमान ले पाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इतना द्रव्यमान ग्रहण करेगा। 2 ग्रहण करेगा तो 2 गुना, 3 तो 3 गुना। जितना ग्रहण करेगा उतना गुना होता जाएगा, तो द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। तो ऋणावेशित वस्तु में दूसरा नोट लिखाए थे कि जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। अच्छा, धनावेशित करेंगे तो द्रव्यमान घटेगा, और ऋणावेशित करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। आवेशित करेंगे तो क्या? धनावेशित करेंगे तो घटेगा, और ऋणावेशित करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान क्या होगा? आंसर है, जब वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। तो एक नोट और वहां नहीं लिखा है तो एक नोट लिखेंगे। तीसरा नोट नंबर 3 क्या लिखेंगे? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। यह तीसरा नोट होगा। और यह नोट आपके बिहार बोर्ड में पूछता है। यहाँ से आपको ये नहीं पूछेगा कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। आपको यह नहीं पूछेगा। और ये नहीं पूछेगा कि जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ये नहीं पूछेगा। आपको ये पूछेगा कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। और ये पूछा हुआ है 2018 में। मैं आपको दिखा सकता हूँ क्वेश्चन बैंक से। 2018, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान नंबर ए बढ़ता है, नंबर बी घटता है, नंबर सी अचर रहता है, और नंबर डी
बढ़ या घट सकता है। क्या होगा नंबर डी, बढ़ या घट सकता है। कब? जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी। ये 2018 में पूछा हुआ कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा, या जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। तो आज देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए, अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में विद्युत आवेश गुण में एक गुण सबको पता रहता है। कौन सा गुण? कि समान प्रकृति के आवेश के बीच विकर्षण और विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेश के बीच आकर्षण होता है। अच्छा, ये समान प्रकृति क्या और विपरीत प्रकृति क्या? समान प्रकृति जैसे प्लस प्लस, ये क्या है? समान विद्युत आवेश है। माइनस माइनस, ये समान विद्युत आवेश है। और प्लस माइनस, ये क्या है? विपरीत प्रकृति। समान विद्युत आवेश के बीच, समान चार्ज के बीच, समान आवेश के बीच, तीनों व्यवस्थित रखिए, समान आवेश के बीच विकर्षित होता है, एक दूसरे को धक्का देता है। समान चार्ज के बीच एक दूसरे को धक्का देता है, और विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच एक दूसरे क्या करता है? आकर्षित करता है। तो एक प्रॉपर्टीज नंबर 1 ये सबको याद रहता है कि जब समान प्रकृति के विद्युत आवेश के बीच विकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेश के बीच आकर्षण होता है। ये पहला नोट है। अब चलिए दूसरा नोट देखते हैं। अच्छा, विद्युत आवेश अदिश राशि होगा कि सदिश राशि? विद्युत आवेश अदिश राशि होगा कि सदिश राशि? विद्युत आवेश अदिश होगा या सदिश होगा? इसको समझने से पहले हमको ये जानना जरूर है कि अदिश राशि किसको कहते हैं और सदिश राशि किसको कहते हैं। विद्युत आवेश अदिश राशि होगा कि सदिश राशि, ये तो जानेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अदिश राशि किसको कहते हैं और सदिश राशि किसको। और ये जो अदिश और सदिश है, इसकी मुलाकात आपको क्लास 11th में हो चुका है। आपको ये क्लास 11th में अदिश और सदिश आपसे मुलाकात हो चुका है। इससे अच्छी तरह से आपकी मुलाकात हुआ कि अदिश किसको कहते हैं, सदिश किसको कहते हैं। फिर भी मैं इसको समझा देता हूं कि अदिश और सदिश किसको कहते हैं। देखिए, अदिश और सदिश को समझने के लिए आपको दो चीज जानना जरूरी होता है। एक परिमाण, और दूसरा दिशा। परिमाण 1 2 3 4 5 6 10 20 लाख करोड़, 3 करोड़ 4 करोड़ 20 करोड़, ये सब क्या है? परिमाण है। दिशा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे बाएं, ये क्या है? दिशा है। परिमाण और दिशा, यही दोनों वैल्यू, यही दो को निर्भर करेगा कि अदिश राशि किसको कहेंगे, सदिश राशि को। और अदिश राशि के बारे में आपको बताया होगा कि वह भौतिक राशि जिसको वर्णन करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। वह भौतिक राशि जिसको वर्णन करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता हो? परिमाण की, केवल परिमाण। जैसे आप जाते हो दुकान पर कि हमें 10 kg चीनी चाहिए, किसकी चर्चा कर रहे हैं? द्रव्यमान की। आप कह रहे हैं कि हमें 10 kg, हमें क्या चाहिए? 10 kg चीनी चाहिए। आपने क्या बोला कि हमें 10 kg चीनी चाहिए। 10 kg चीनी चाहिए। 10 क्या है? परिमाण है। आप केवल दुकानदार से कहते हो कि हमें 10 kg चीनी चाहिए, केवल यही बोलते कि 10 kg चीनी चाहिए। 10 है क्या? परिमाण है। और जिसकी व्याख्या करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। तो द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा? अदिश राशि। द्रव्यमान हमारा क्या है? अदिश राशि।
दरमोन अधिशासी। दरमोन को बोलने के लिए केवल आप क्या कहते हैं, परिमोन। हमें 10 kg आटा चाहिए, 2 kg घी चाहिए, केवल आप परिमोन की चर्चा कर रहे हैं। तो जिसमें केवल परिमोन की चर्चा है तो उसे क्या कहते हैं, अधिशासी। तो दरमोन हमारा क्या हो जाएगा, अधिशासी। उसी तरह आप ले लीजिए, आप जाते हैं वस्त्रालय दुकान पर कि हमें 1.5 मीटर लंबा शर्ट का कपड़ा चाहिए। अब क्या कहते हैं कि 1.5 मीटर लंबा हमें शर्ट का कपड़ा चाहिए। तो आप दुकानदार को क्या बोलते हैं कि 1.5 मीटर लंबा, किसकी चर्चा करें, लंबाई की, कि 1.5 मीटर हमें क्या चाहिए, लंबा कपड़ा चाहिए। 1.5 मीटर, ये 1.5 क्या है, परिमोन है। आप केवल ये बोलते हैं कि 1.5 मीटर हमें लंबा कपड़ा चाहिए, 1.5 है क्या, परिमोन। तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, अधिशासी। अधिशासी जिसका वर्णन करने के लिए, जिसे व्याख्या करने के लिए, जिसको बोलने के लिए केवल परिमोन की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं, अधिशासी। तो दरमोन लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, अधिशासी। उसी तरह ये क्लास 2 घंटा तक चलेगी, ये क्लास 2 घंटा तक चलेगी। किसकी चर्चा रही, समय की। और समय को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, परिमोन की। ये क्लास 2 घंटा तक चलेगी, केवल किसकी चर्चा करें, परिमोन की। तो समय हमारा क्या हो जाएगा, अधिशासी। उसी तरह इस रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री है। ये जो रूम है, इस रूम की टेम्परेचर 27 डिग्री है, किसकी चर्चा करें, तापमान की। केवल 27 डिग्री, 27 क्या है, परिमोन है। तो तापमान को बताने के लिए केवल परिमोन की आवश्यकता होती है। 27 डिग्री केवल किसकी आवश्यकता है, परिमोन की। तो हमारा परिमोन, तापमान क्या आ जाएगा, अधिशासी। उसी तरह आप ले लीजिए विद्युत धारा। विद्युत धारा अधिशासी। उसके बाद हो जाएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। इससे 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। क्या हम ये कहते हैं ये 4 एम्पियर करंट इस दिशा में हो रहा है, नहीं। केवल किसकी चर्चा करते हैं, परिमोन की। इससे करंट क्या है, ये भी अधिशासी। ज्योति तीव्रता, इस बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, कितना प्रकाश निकल रहा है, हम केवल किसमें बोलते हैं, परिमोन में, कि 2 कैंडला प्रकाश निकल रहा है, केवल किसकी चर्चा करते हैं, परिमोन की। ये भी क्या हो जाएगा, अधिशासी। पदार्थ की मात्रा, ये वस्तु बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, करोड़ों कण से मिलकर बना है। तो करोड़ों, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, इतने कणों से मिलकर बना है। ये क्या है, परिमोन है। 2 लाख करोड़, ये क्या है, परिमोन है। तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए केवल किसकी आवश्यकता पड़ी, परिमोन की। तो पदार्थ की मात्रा भी क्या हो जाएगी, अधिशासी। पदार्थ की मात्रा अधिशासी। लंबाई, तापमान, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, दरमोन, ये सब के सब क्या है, अधिशासी। अधिशासी किसको कहते हैं, जिसका वह भौतिक राशि जिसको वर्णन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, परिभाषित करने या बोलने के लिए केवल परिमोन की आवश्यकता हो। जहां आपको केवल परिमोन की जरूरत पड़ जाए, आप कह दो सीधा ये अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। जिसमें केवल परिमोन की आवश्यकता हो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। आप आते हो कोसी कॉलेज, मान लीजिए आपकी कोसी कॉलेज में आपका दोस्त का एग्जाम है, आप आए कोसी कॉलेज आए और आप ट्रेन से आए होंगे। जरूरी है कि आप खगड़िया में है तो कोई दिक्कत नहीं, अब दूर से आ रहे हैं तो ट्रेन से आएंगे। तो ट्रेन से आए आप खगड़िया जंक्शन पे, मान लीजिए यहाँ आप खगड़िया जंक्शन उतरे, ये खगड़िया जंक्शन है। खगड़िया जंक्शन है, ये पॉइंट खगड़िया जंक्शन है। और खगड़िया जंक्शन ये पूरा दिशा में, किधर, ईस्ट में। और आप ये जो है कोसी कॉलेज यहाँ वेस्ट में है, पश्चिम है। तो खगड़िया जंक्शन आए तो आप पूछे रिक्शा वाले को हमें कोसी कॉलेज जाना है,
यहाँ से कितना दूर होगा? तो रिक्शा वाले कहता है कि यहाँ से 500 मीटर दूर पर कौन है? कोसी कॉलेज है। कितनी दूर पर है? 500 मीटर पर क्या मिलेगा आपको? कोसी कॉलेज मिलेगा। 500 मीटर पर आपको कोसी कॉलेज मिलेगा। तो वह रिक्शा वाला आप बैठ जाते हैं और कहाँ जाते हैं? यहाँ। जब 500 मीटर आते हैं, किधर आते हैं? 500 मीटर पश्चिम। ईस्ट से किधर आ रहे हैं? पश्चिम। और पश्चिम आते हैं तो कहाँ पहुँच गए? कोसी कॉलेज। और यहीं आपका दोस्त क्या कर रहा है? एग्जाम दे रहा है। ये कोसी कॉलेज में आपका दोस्त एग्जाम दे रहा है। आप कोसी कॉलेज के अंदर आपका दोस्त गया और एग्जाम दे रहे हैं। अभी अंदर चले जाएंगे? अच्छा है, आप नहीं जाएंगे। आप कहाँ खड़े हैं? गेट पर। और गेट पर खड़े हैं तो आपको इतना नॉलेज आ गया कि कोसी खगड़िया जंक्शन उतरे और खगड़िया जंक्शन से कोसी कॉलेज आने में 500 मीटर और किधर जाना है? पश्चिम दिशा। अच्छा, खगड़िया से कोसी कॉलेज से हमें खगड़िया जंक्शन जाना है तो किधर जाना पड़ेगा? पूरब दिशा। इधर क्या है? पूरब। इधर हम करेंगे किधर जाए? पूरब। पूरब जाना पड़ेगा और कितना? 500 मीटर जाना पड़ेगा। इतना नॉलेज है। खगड़िया जंक्शन आए, खगड़िया जंक्शन से कोसी कॉलेज आए, कोसी कॉलेज आने में आपको 500 मीटर और किधर? पश्चिम। आप खगड़िया कोसी कॉलेज से आपको खगड़िया जंक्शन जाना है, आपको घर तो जाना पड़ेगा। खगड़िया जंक्शन जाना होगा तो कोसी कॉलेज से 500 मीटर किधर जाना पड़ेगा? पूरब। ठीक है। अब आपके पास एक दादाजी है। दादाजी कहता है हमें खगड़िया जंक्शन जाना है, खगड़िया जंक्शन की स्थिति बताइए। दादाजी क्या बोला? हमें खगड़िया जंक्शन जाना है, खगड़िया जंक्शन की स्थिति बताइए। आप क्या कहते हैं कि दादाजी आप 500 मीटर चले जाइए, आप खगड़िया जंक्शन पहुँचे। तो दादाजी यहाँ से 500 मीटर चलता है और वह कहाँ पहुँच जाता है? जेल गेट पहुँच जाता है। उसको जाना था खगड़िया जंक्शन और वह कहाँ पहुँच गया? जेल गेट पर। जाना कहाँ था? खगड़िया जंक्शन, पहुँच गया जेल गेट। ठीक है। अब दादाजी आया, पूरा गोसाया, फुल आप पर गोसाया, फिर पूछा अच्छा बाबू अब ये गलत नहीं बताना, हमें खगड़िया जंक्शन जाना है, खगड़िया जंक्शन की स्थिति क्या है? हमें खगड़िया जंक्शन जाना है, खगड़िया जंक्शन की स्थिति क्या होगा? तो आप बोलते हैं कि दादाजी आप पूरब चले जाइए, आपको खगड़िया जंक्शन मिल जाएगा। आप पूरब चले जाइए, आपको खगड़िया जंक्शन मिल जाएगा। तो दादाजी क्या कहता है? कोसी कॉलेज से पूरब जाता है, अभी पहुंच गया बेगूसराय। कहाँ पहुंच गया? बेगूसराय। उसको जाना कहाँ था? खगड़िया जंक्शन। कहाँ चल गया? बेगूसराय। उसको जाना था खगड़िया जंक्शन और पहुंच गया बेगूसराय। पहले भी जाना था उसको खगड़िया जंक्शन, नहीं पहुंच गया जेल गेट पर। जेल गेट इधर है, जेल गेट पहुंच गया। फिर से आया दादाजी, आया कोसी कॉलेज लूँगा। तो कोसी कॉलेज पे तब तक आप उसी जगह रहिएगा, नहीं रहिएगा, आपको भूख लगेगा खाना पीना खाने के लिए। तो वहाँ एक मास्टर साहब आ गए, सर आ गए। अब मास्टर साहब तो पढ़ा लिखल होगा, तो दादाजी पूछता है उससे बाबू हमें खगड़िया जंक्शन जाना है, खगड़िया जंक्शन की स्थिति बता। तो मास्टर साहब कहते हैं कि दादाजी आप इस जगह से 500 मीटर पूरब चले जाइए, यहाँ से आप 500 मीटर चले जाइए, आपको खगड़िया जंक्शन मिल जाएगा। तो दादाजी यहाँ से 500 मीटर और किधर चलता है? पूरब। तो खगड़िया कोसी कॉलेज से 500 मीटर पूरब की ओर चलता है और कहाँ पहुँच जाता है? खगड़िया जंक्शन पहुँच जाता है। देखिए पहले केवल क्या बोला गया था? परिमोन कि 500 मीटर चले जाइए दादाजी, आपको खगड़िया जंक्शन मिल जाए। क्या खगड़िया जंक्शन पहुँचा? आंसर है नहीं, खगड़िया जंक्शन नहीं पहुँचा। और दूसरी बार क्या बोला? केवल परिमोन दिशा बोला। पहले केवल परिमोन बोला फिर भी नहीं पहुंचा, अभी केवल दिशा बोला फिर भी नहीं पहुंचा। लेकिन अभी क्या बोला? परिमोन और दिशा दोनों बोला। परिमोन और दिशा दोनों बोला। तो स्थिति को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? परिमोन और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। स्थिति कैसी राशि हो जाएगी? सदिश। वह भौतिक राशि जिसको वर्णन करने के लिए, जिसका व्याख्या करने के लिए, जिसे परिभाषित करने के लिए या जिसको बोलने के लिए परिमोन और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं सदिश राशि। तो हमारा स्थिति कैसी राशि हो जाएगा? सदिश राशि। उसी तरह आप फोर्स ले सकते हैं। एक वस्तु है, यह एक वस्तु है और इस वस्तु पर दो फोर्स लग रहा है। एक
3 न्यूटन और एक 4 न्यूटन। अब बताइए इस वस्तु पर कितना फोर्स लग रहा है? 7 न्यूटन। ठीक है, आपने कहा 7 न्यूटन, हमने नोट कर लिया। इस वस्तु पर कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है? 7 न्यूटन। इस वस्तु पर 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु पर 4 न्यूटन इधर लग रहा है और 3 न्यूटन इधर लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 1 न्यूटन। 4 न्यूटन इधर लग रहा है और 3 न्यूटन इधर लग रहा है। तो 4 न्यूटन इस 3 न्यूटन को कैंसिल करेगा, कितना न्यूटन? 1 न्यूटन। इस वस्तु पर कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है? 1 न्यूटन। ये कितना न्यूटन लग रहा है? आप पहले क्या बोले थे? 7 न्यूटन। लग कितना रहा है? 1 न्यूटन। आपने क्या बोला? 7 न्यूटन। और अभी क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन। अभी वस्तु पर 1 न्यूटन लग रहा है या 7 न्यूटन लग रहा है? दोनों लगेगा? दोनों तो नहीं लगेगा तो कोई एक लगेगा, या तो 7 न्यूटन लगेगा या तो 1 न्यूटन लगेगा। दोनों तो नहीं लग सकता। यहाँ क्या लग रहा है? 1 न्यूटन। आप कहेंगे, हम बोलेंगे 7 न्यूटन लग रहा है 1 न्यूटन, तो आपने कहा 1 न्यूटन। ठीक है, आपने कहा 1 न्यूटन, हमने दूसरा सिचुएशन दे दिया। यह वस्तु है, इस वस्तु पर 4 न्यूटन इधर लग रहा है और 3 न्यूटन इधर लग रहा है। अब बताइए इस वस्तु पर कितना फोर्स लग रहा है? 7 न्यूटन। कितना लग रहा है? 7 न्यूटन। पहले आपने क्या बोला था? 1 न्यूटन। अब कितना बोल रहे हैं? 7 न्यूटन। क्यों? पहले 1 न्यूटन लग रहा है, पहले 1 न्यूटन लग रहा था, अब 7 न्यूटन लग रहा है। क्यों? ये किस पर निर्भर कर रहा है? दिशा पर। कि फोर्स को बताने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या चाहिए? दिशा चाहिए। दिशा चाहिए कि नहीं? फोर्स को बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा चाहिए। अगर परिमाण 4 न्यूटन इधर लग रहा है और 4 न्यूटन इधर, दोनों विपरीत दिशा में लग रहा है, तो क्या करेंगे? बड़े में से छोटे घटा देंगे। अगर दोनों समान दिशा में लग रहा है तो दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे 4 न्यूटन 3 न्यूटन, और एक दूसरे के विपरीत होगा, बड़े में से छोटे क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो उस दिशा को समझने के लिए आपको आंख के साथ साथ क्या चाहिए? कौन चाहिए? कौन? आपका परिमाण सुनेगा कितना फोर्स लग रहा है, और आंख देखेगा कि किस किस दिशा में लग रहा है। अगर दोनों समान दिशा में लग रहा है तो फोर्स जोड़ देंगे, और विपरीत दिशा में लग रहे थे घटा देंगे। बड़े में से छोटे को घटा देंगे, उतना फोर्स लग रहा है। ठीक है। अच्छा, आप कहोगे अच्छा जो परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ रही है, इसमें एक झंझट आ जाता है। क्या? कि आपको इसमें साधारण बीजगणित विधि द्वारा आप जोड़ नहीं सकते और ना ही घटा सकते। जोड़ घटा सकते हैं। आप कहोगे हाँ कि 3 न्यूटन इधर लग रहा है, 4 न्यूटन इधर लग रहा है, तो जोड़ देंगे। ठीक है, 3 न्यूटन इधर लग रहा है, 4 न्यूटन लग रहा है, इधर लग रहा है, तो आप जोड़ें। ठीक है, ये वस्तु पर 3 न्यूटन इधर लग रहा है, 4 न्यूटन इधर लग रहा है, तो आपने क्या कर दिया? घटा दिया। ठीक है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। अब एक वस्तु पर 4 न्यूटन इधर लग रहा है और 3 न्यूटन इधर लग रहा है। आप जोड़ो। क्या आप जोड़ सकते हो? 4 न्यूटन इधर लग रहा है, 4 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है और 3 न्यूटन इधर लग रहा है। 3 न्यूटन ऊपर लग रहा है, ये हमारे शरीर है, ये शरीर पर 3 न्यूटन ऊपर लग रहा है और 1 न्यूटन इधर लग रहा है। आप बताइए अभी इस वस्तु पर कितना फोर्स लग रहा है? आप जोड़ देंगे 4 3 7? नहीं, आप नहीं जोड़ सकते। तो फोर्स को हम सदिश को हम साधारण बीजगणित विधि द्वारा साधारण बीजगणित विधि द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। फोर्स हमारा कैसी राशि है? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि फोर्स को व्याख्या करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, और सदिश राशि जो होता है उसे हम साधारण बीजगणित विधि द्वारा जोड़ा घटाएंगे। लेकिन अदिश को आप साधारण तरीके से जोड़ सकते हैं। 10 kg आटा, 5 kg आटा, 10 kg दरमोन और 10 kg आटा लाया और 5 kg आटा लाया, आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कितना लाया? 15 kg आटा लाया। 2 kg चीनी, 5 kg चीनी, सीधा करके जोड़ देंगे। आप 2 घंटा क्लास किए, 1 घंटा और क्लास किए, तो आप कितना क्लास किए? कितना घंटा क्लास किए थे? 3 घंटा क्लास किए। तो अदिश राशि को आप क्या कर सकते हैं? साधारण बीजगणित विधि द्वारा जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। आपने लिया 10 kg आटा, आपको पता चला 10 kg आटा नहीं चाहिए, हमको 8 kg चाहिए, तो आप क्या कहते हैं कि 2 kg लौटा दीजिए। कितना हो गया? 8 kg। 10 में से 2 घटा दीजिए, कितना? 8 kg। आप क्या करेंगे? साधारण तरीका से जोड़ दिए। तो अदिश राशि में एक चीज झंझट समान है, खत्म है।
इसको हम साधारण, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, किसमें, अदिश राशि में। इसलिए हमको ये नहीं कौन की जरूरत है, लेकिन औ की जरूरत नहीं है। केवल कह दे कि 5 kg आटा लाए, 10 kg आटा लाए, बताओ कितना आटा लाए, 15 kg लाए, सीधा बोल सकते हैं। लेकिन सदिश के लिए परिमोण और दिशा, परिमोण चाहिए, परिमोण तो सुन सकते हैं, लेकिन दिशा के लिए आपको आंख से दिखना पड़ेगा। तो फोर्स को हम साधारण तरीका से जोड़े घटा नहीं सकते, फोर्स कर सदिश राशि को साधारण बीजगणित विधि द्वारा जोड़ाया घटाया नहीं जा सकता, लेकिन अदिश राशि को साधारण बीजगणित विधि द्वारा जोड़िए घटा सकते हैं। अच्छा, लंबाई किधर गया, लंबाई, दरमोन केवल परिमोण की आवश्यकता है, इसके क्या कहते हैं, अदिश राशि। जिसमें केवल परिमोण की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। विद्युत आवेश में केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिमोण की। क्या हमने विद्युत आवेश में ये बोला कि ये विद्युत आवेश पूरब चलेगा, नहीं, हमने नहीं बोला। पश्चिम चलेगा, नहीं, हमने दिशा की जरूरत नहीं की, हमें केवल ये बोला कि विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। केवल किसकी चर्चा, परिमोण की। क्या हम दिशा की चर्चा कर रहे हैं, पूरब में उत्पन्न होगा, पश्चिम में उत्पन्न होगा, आंसर है नहीं। यहाँ केवल किसकी चर्चा रही, परिमोण की। तो विद्युत आवेश हमारा कैसी राशि हो जाएगा, अदिश राशि। विद्युत आवेश अदिश राशि। तो आपको याद रखना है विद्युत आवेश कैसी राशि है, अदिश। विद्युत आवेश अदिश राशि है या सदिश राशि है, क्या इसको हम याद रखना पड़ेगा, आंसर है नहीं। आप जानते हैं कि अदिश राशि किसको कहते हैं और सदिश राशि किसको, अदिश राशि किसको कहते हैं, जिसको वर्णन करने, वह भौतिक राशि जिसे वर्णन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, बोलने के लिए, परिभाषित करने के लिए केवल परिमोण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। और आपको पता है कि विद्युत आवेश उत्पन्न करने के लिए केवल परिमोण की आवश्यकता है, दिशा में जरूरत होती है, कहते हैं पूर्व दिशा में नहीं। तो विद्युत आवेश भी क्या होता है, अदिश राशि। जिस तरह दरमोन केवल 4 kg आटा चाहिए, केवल क्या बोल रहे हैं, परिमोण, उसी तरह विद्युत आवेश केवल क्या बोलते हैं, परिमोण। हम ये नहीं बोलते कि पूर्व दिशा में विद्युत आवेश, पश्चिम दिशा में हमारा विद्युत आवेश कैसी राशि होगी, अदिश राशि। तो विद्युत दूसरा नोट में यही लिखेंगे, विद्युत आवेश हमारा अदिश राशि है। विद्युत आवेश हमारा अदिश राशि है। तो नोट में लिखेंगे दूसरा में, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसे साधारण बीजगणित विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं। मैं बोर्ड पर लिख नहीं सकता हूँ, बोर्ड पर लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको ना लिखा जाए तो ठीक है। आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं बोलता हूँ आप लिख सकते हैं। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसे साधारण बीजगणित विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। मैं एक बार और बोल देता हूँ, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसे साधारण बीजगणित विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। अच्छा, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसे साधारण बीजगणित विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब तीसरा नंबर, अच्छा, विद्युत आवेश हमने अदिश राशि में परिभाषा क्या लिखा थे, क्या बोले थे, वह भौतिक राशि जिसे वर्णन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, बोलने के लिए केवल परिमोण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। केवल परिमोण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि। किसको व्याख्या करने के लिए, भौतिक राशि को। भौतिक राशि को व्याख्या करने के लिए केवल परिमोण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। ये भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि को व्याख्या करने के लिए केवल परिमोण की आवश्यकता, वो ठीक है, परिमोण की आवश्यकता होती है, हमें अदिश राशि कहते हैं। लेकिन ये भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि किसको कहते हैं। भौतिक राशि से भी आपकी मुलाकात हो चुकी है क्लास 11th में, दूसरा चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट आप जब 10वां की परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आया, उसके बाद 5 दिन के बाद आप इसी से मुलाकात करते हैं, भौतिक राशि से, कि भौतिक राशि किसको कहते हैं, भौतिक राशि किसको कहते हैं, बताइए। भौतिक राशि जिसे माप सकते हैं उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जिसे माप सकते हैं उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। तो आपको पूछे भौतिक राशि क्या किसे कहते हैं, जिसे माप सकते हैं।
लेकिन अब 10वां में तो नहीं है, अब इंटर में गए। इंटर में गए तो इंटर लेवल वाला होना चाहिए। इंटर लेवल में गए तो थोड़ा इंटर लेवल वाला परिभाषा होना चाहिए। तो विद्युत भौतिक राशि का परिभाषा क्या है? किसी वस्तु या घटनाओं का वह गुण जिसे हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि का इंटर लेवल वाला हुआ। किसी वस्तु या घटनाओं का वह गुण जिसे माप सकते हैं, इसमें दो चीज आ रहा है, वस्तु घटनाओं का गुण, वस्तु का गुण और घटनाओं का गुण, यही है, वस्तु का गुण और घटनाओं का गुण जिसे हम माप सकते हैं। वस्तु मार्कर, वस्तु आपका मोबाइल, वस्तु पंखा, वस्तु बल्ब, वस्तु, ये सब के सब क्या है? वस्तु है। घटना किसी चीज का चलना, ये क्या है? घटना। जैसे पंखा चल रही है, ये क्या है? घटना। बल्ब जल रही है, ये क्या है? घटना। बल्ब प्रकाश दे रही है, ये क्या है? घटना। साइकिल चल रही है, ये क्या है? घटना। तो किसी वस्तु या घटनाओं को वह गुण जिसे हम माप सकते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। तो ये वस्तु के गुण और घटनाओं का गुण को माप सकते हैं। अब वस्तु का गुण क्या है? बहुत सारे गुण हो सकते हैं। ये वस्तु है, इसमें बहुत सारे गुण सकते हैं। ये दो वस्तु है, दोनों वस्तु में बहुत सारे गुण हो सकते हैं। पहला गुण कि इसकी साइज अधिक है और इसकी साइज कम है। इसकी साइज कम है और इसकी साइज अधिक है, इसको हम माप सकते हैं कि हम कहेंगे इसकी लंबाई 1 मीटर है और इसकी लंबाई उससे कम है। नहीं, ये आधा है, ये भला ये 1 मीटर है नहीं, मैं बस समझा ये आधा मीटर है, नहीं है। इसको समझने के लिए 1 मीटर है नहीं, इसको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 मीटर है और ये आधा मीटर है। ये 1 मीटर है और ये आधा मीटर है, तो इसे हम क्या करें? माप ली। हमने लंबाई को माप ली तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक राशि। लंबाई को हमने माप लिया तो लंबाई हमारा भौतिक राशि। उसी तरह आप देखते हैं गर्मी के दिन में तरबूजा बेचने वाले आते हैं, तो तरबूजा बेचने वाले हैं तो आप क्या करते हैं? तरबूजा दो उठाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, आप क्या मापते हैं? मॉस। आप इसका मॉस देख रहे हैं, किसका मॉस अधिक है, किसका मॉस कम है, और इसको आप माप सकते हैं कि एक का द्रव्यमान कम है, एक का द्रव्यमान अधिक है, एक का द्रव्यमान कम है, एक का द्रव्यमान अधिक है। तो द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो द्रव्यमान हमारा कैसी राशि हो जाएगी? भौतिक राशि। द्रव्यमान हमारा भौतिक राशि। लंबाई को माप सकते हैं, भौतिक राशि। द्रव्यमान को माप सकते हैं, भौतिक राशि। अच्छा, क्या इस लंबाई को द्रव्यमान में माप सकते हैं? इसकी लंबाई 1 मीटर है, किसको हम कह सकते हैं कि इसकी लंबाई 2 kg है? माप सकते हैं? आंसर नहीं। लंबाई को हम द्रव्यमान में नहीं माप सकते। अच्छा, द्रव्यमान को लंबाई माप सकते हैं। एक वस्तु उसकी द्रव्यमान 2 kg, क्या उसको कह सकते हैं इसका द्रव्यमान 2 मीटर है? नहीं। द्रव्यमान को ना तो हम लंबाई में माप सकते हैं और ना ही लंबाई को द्रव्यमान में माप सकते हैं। तो लंबाई को हम माप सकते हैं भौतिक राशि और द्रव्यमान को माप सकते हैं क्या है? भौतिक राशि। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कम है जो ना तो हम लंबाई में माप सकते हैं और ना ही द्रव्यमान में माप सकते हैं। अभी भी कुछ ऐसे कम है जिसको ना तो हम लंबाई में माप सकते हैं और ना ही द्रव्यमान में माप सकते। जैसे मैं कहूँगा ये क्लास कितनी देर तक चलेगी? 2 मीटर लंबा चलेगी? आंसर है नहीं। 2 kg तक चलेगी? आंसर है नहीं। ये क्लास कितनी देर तक चलेगी, इसे ना तो हम लंबाई में माप सकते हैं और ना ही द्रव्यमान में माप सकते हैं। तो इसको मापने के लिए हमने एक अलग भौतिक राशि बनाई जिसे कहते हैं समय। अब मैं कहूँगा ये क्लास 3 घंटा तक चलेगी, आपको समझ आ रहा है किसकी चर्चा कर रहे हैं? समय का हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ये प्रोग्राम 5 घंटा तक चलेगी, आपको समझ आ रहा है किसकी चर्चा? समय की। तो समय को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो समय हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक राशि। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे काम है जिसको ना तो हम लंबाई में माप सकते हैं, ना ही द्रव्यमान में माप सकते हैं और ना ही समय में माप सकते हैं। मैं कहूँगा इस रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री है।
इसको लंबाई माप सकते हैं कि इस रूम का टेम्परेचर 27 मीटर है, हम लंबाई नहीं माप सकते। दरमोन में कि इसकी इस रूम की टेम्परेचर 27 kg है, नहीं। घंटा में, समय में कि इसकी इस रूम का टेम्परेचर 27 घंटा है, नहीं, हम इसको नहीं माप सकते। इस सब में नहीं माप सकते, ना तो लंबाई माप सकते, ना ही दरमोन माप सकते, ना ही समय माप सकते। फिर से मजबूर हो रहे हैं बनना। अच्छा, मजबूरी में बना पड़ रहे हैं या जानबूझ के बनाना पड़ रहा है? आंसर मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। अगर इसी समय माप देते कि इस रूम की टेम्परेचर इतना है तो हम इसमें नहीं माप सकते थे, लेकिन हम इसमें नहीं माप सकते, इसमें हम नहीं माप सकते, हमें इसलिए मजबूरन बनाना पड़ रहा है। तो टेम्परेचर को मापने के लिए हमें क्या बनाया? तापमान हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक राशि। आप कहेंगे कि इस रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री, आपको समझ आ रहा है किसकी चर्चा है? तापमान। तो तापमान को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते। उसी तरह विद्युत धारा को भी माप सकते हैं। विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता को भी माप सकते हैं। पदार्थ की मात्रा, इस सब को क्या कर सकते हैं? माप सकते। विद्युत धारा, इस तार से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, हमने क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। किसमें? विद्युत धारा को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। इस बल्ब से 2 कैंडला प्रकाश निकल रहा है, ज्योति तीव्रता माप सकते हैं। ये वस्तु छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, 5000 करोड़ कण से मिलकर बना है, इसको किसमें मापेंगे? पदार्थ की मात्रा। तो विद्युत धारा को माप सकते हैं, ज्योति तीव्रता को माप सकते हैं, पदार्थ को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं, तापमान को माप सकते हैं, इस सब को माप सकते हैं। ये सब क्या हो जाएगा? भौतिक राशि। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कण है जो हम इस सब में नहीं माप सकते, ना तो लंबाई माप सकते, ना द्रव्यमान, ना विद्युत धारा, ना ज्योति तीव्रता, ना पदार्थ की मात्रा, ना समय, ना तापमान, इस सब में नहीं माप सकते। जैसे ये हमारे पास एक रेखा है और ये दूसरा रेखा है। एक रेखा और दूसरे रेखा के बीच कुछ झुका है। एक रेखा और दूसरे रेखा, इस दोनों रेखा के बीच कुछ झुका है। क्या हम कह सकते हैं ये 2 मीटर झुका है, 2 kg झुका है? नहीं बोल सकते। 2 घंटा झुका है? नहीं बोल सकते। 2 एम्पियर झुका है? हम इसमें नहीं माप सकते। इसे मापने के लिए हमने क्या करना? मजबूर है। इसको मापने के लिए हमें बनाए समतल को। 2 रेखा के बीच के झुकाव को कहते हैं समतल को। इसको किसमें मापेंगे? समतल को। किसमें? समतल कोण। अब आपको समझ आ रहा है। मैं कहूँगा ये 2 रेखा के बीच की झुकाव 5 रेडियन है। आपको समझ आ रहा है कितना झुका है? 5 रेडियन। घर का पाया जो होता है झुका हुआ, 2 रेडियन झुका हुआ है। आपको समझ आ रहा है किसकी चर्चा कर रहे हैं? समतल को। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कण है जो इस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में नहीं माप सकते। जैसे आप तारबूज बेचने वाला आता है, तारबूज बेचने वाला है तो आप क्या कहते हैं कि देखने दीजिए पका हुआ है या नहीं। तो तारबूज वाले क्या कहते हैं? बेचने वाले वो चाकू निकालता है, चाकू से ऐसे ऐसे काट देता है। चाकू निकालता है ऐसे करके, ऐसे ऐसे काट देता है, ऐसे चारों ओर से काट के आपको इसमें से निकाल कर आपको क्या कहता है? दे देता है। और आप देखते हैं क्या है? पका हुआ है। आप देखते हैं पका हुआ है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं होता है। आप क्या करते हैं? उसमें झाँक कर देखते हैं, हाँ पकल है कि नहीं। यहाँ देखते हैं तो आपको क्या मिलता है? कोण मिलता है। कौन मिलता है? इधर सतह, इधर सतह, इधर सतह, इधर सतह, चारों बगल सतह है और बीच में आपको एक कोण मिलेगा। सतह से घिरा हुआ एक कोण मिलेगा और इसी कोण को कहते हैं ठोस कोण। सतह से घिरे हुए कोण को ठोस कोण कहते हैं। तो इसको किसमें माप सकते हैं? ठोस कोण। ठोस कोण। आप इस देखते हैं अच्छी में आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम का बर्तन देखेंगे, आइसक्रीम का बर्तन इस तरह से रहता है, ऐसे रहता है आइसक्रीम का बर्तन। आप देखना उधर एक कोण बन रहा है, उसी कोण की क्या कहते हैं? ठोस कोण। इस सबको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, समतल कोण, ठोस कोण, इस सबको सब
इस सभी को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक राशि। अच्छा, जिसको माप सकते हैं वह भौतिक राशि है, जिसको नहीं माप सकते आंसर वह भौतिक राशि नहीं। जिसको माप सकते हैं वो भौतिक राशि, जिसको नहीं माप सकते वो भौतिक राशि नहीं। जैसे माँ और बेटे में प्यार है, कितना प्यार है, माप सकते हैं आंसर नहीं। बस इतना कह सकते हैं कि बहुत प्यार है और कम प्यार है। बहुत, कितना बहुत, परिमाण बताइए, कितना बहुत नहीं बता सकते, बस इतना कह सकते हैं बहुत प्यार करता है, कितना आप नहीं बता सकते। तो प्यार को हम नहीं माप सकते, तो प्यार हमारा भौतिक राशि नहीं होगा। आप और हमारे बीच दोस्ती है, कितना दोस्ती है, माप सकते हैं। आप और हमारे बीच दोस्ती है, कितना दोस्ती है, हम नहीं माप सकते, तो दोस्ती हमारा भौतिक राशि नहीं होगा। एक आदमी बूढ़ा है, कितना बूढ़ा है, एक आदमी बूढ़ा है, कितना बूढ़ा है, उसे हम माप सकते हैं। अब एक कहेगा कि 80 साल बूढ़ा है, ये 80 साल बूढ़ा थोड़े हुआ, 80 साल उसका उम्र हो चुका है, वह आपको समय बता रहा है कि 80 साल वह बूढ़ा है, वह समय बता रहा है। लेकिन मैं समय की चर्चा में हुआ कितना बूढ़ा है, हम नहीं माप सकते। तो बूढ़ा को हम नहीं माप सकते, तो बूढ़ा हमारा भौतिक राशि नहीं होगा। प्यार को नहीं माप सकते हैं, प्यार को हम नहीं माप सकते, तो प्यार हमारा भौतिक राशि नहीं होगा। अच्छा, प्यार आज का लड़का लड़की भी प्यार करता है नहीं, प्यार करता है, क्या वह माप सकता है, नहीं। इतना प्यार करता है कि आप पूछो प्यार के लिए आप क्या करेंगे, जान दे देंगे। जान देगा, क्या जान देकर प्रूव करेगा कि हमें इतना प्यार करते हैं, नहीं, ये प्रूव करने का कोई तरीका नहीं। तो कितना प्यार करते हैं हम नहीं माप सकते। अच्छा, कोई कहता है कि प्यार अंधा होता है, सच में अंधा होता है, हमें नहीं लगता अंधा होता। प्यार अंधा नहीं होता है। आप लड़का को देखते हो, क्या हैंडसम लड़का है, यही कहते हैं, क्या प्यार हो जाता है। ऐसे ही लड़की देखते हैं कि लड़की ऐश्वर्या राय है, क्या कहते हैं, प्यार हो गया। तो प्यार आपने देख के किया कि अंधा में प्यार किया, नहीं, आपने क्या देखा और तब आपने प्यार किया। अच्छा, आपको नहीं, हम अंधे में प्यार देख के नहीं करते हैं, तो आप जब देख के नहीं करते तो एक जिसको आँख से दिखाई नहीं देता उससे प्यार कीजिए, प्यार करते हैं नहीं। जब प्यार अंधा होता है तो उससे भी प्यार कीजिए। जो अंधे व्यक्ति है, जिसको आँख से दिखाई नहीं देता है, उससे भी प्यार कीजिए। जब आपका प्यार अंधा है तो देख के प्यार कीजिए। आप देखते हो कि नहीं ये अंधा है, हम प्यार नहीं करते, प्यार करते नहीं, प्यार करते। तो प्यार देख कर प्यार जो करते हैं लोग, देख कर प्यार करते हैं। एक अंधा प्यार का हमें नहीं लगता है, अंधा प्यार नहीं है, देख के जानबूझ के प्यार करता है। तो प्यार हमारा भौतिक राशि नहीं। हाँ, आप प्यार कर रहे हैं और प्यार में धोखा खाइए, और ऐसा धोखा खाइए कि कल आप SDM नहीं, IAS नहीं, आप वैज्ञानिक बन जाइए। और आपने खोज कर दिया कि हमने प्यार को एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। प्यार को एक्चुअल में माप सकते हैं, तो प्यार हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक राशि। आपने प्यार को माप, और एक्सप्लेन आप पे करना है, आप ही करना है कि हमें प्यार में कैसे धोखा खाए, कितना प्यार करते थे धोखा खाए। तो आप प्यार को माप सकते हैं, तो हम तकनीक से पढ़ेंगे प्यार हमारा क्या है, भौतिक राशि है। प्यार हमारा भौतिक राशि, लेकिन अभी प्यार भौतिक राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यार को हम नहीं माप सकते। माँ और बेटे में कितना प्यार है हम नहीं माप सकते। हाँ, आप और हमारे बीच कितना दोस्ती है हम नहीं माप सकते। बूढ़े कितना बूढ़ा है, आदमी कितना बूढ़ा है हम नहीं माप सकते। तो ये हमारा भौतिक राशि नहीं हो। प्यार हमारा भौतिक राशि नहीं। लंबाई को माप सकते, द्रव्यमान माप सकते, एक सब क्या है, भौतिक राशि। अच्छा, ये जो लंबाई है, समय, द्रव्यमान, क्या हम इस लंबाई को द्रव्यमान में माप सकते हैं? इसकी लंबाई 2 मीटर है, कि इसको कह सकते हैं इसकी लंबाई 2 kg है? आंसर है नहीं। लंबाई को हम द्रव्यमान में नहीं माप सकते। अच्छा, द्रव्यमान को लंबाई में, ये 200 kg है, 200 ग्राम है, क्या इसको हम कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान 2 मीटर है? द्रव्यमान को हम लंबाई में। अच्छा, समय में, लंबाई को समय में, ये क्लास 2 घंटा तक चलेगी, क्या हम कह सकते हैं कि ये क्लास 2 मीटर तक चलेगी? नहीं। लंबाई को हम समय में नहीं माप सकते। लंबाई को ना तो द्रव्यमान माप सकते हैं, ना ही तापमान माप सकते हैं, ना ही विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, किसी में नहीं माप सकते। सबके सब क्या है, स्वतंत्र है। ये सबके सब स्वतंत्र है। ना तो आप समतल कोण को विद्युत धारा माप सकते हैं, ना ही लंबाई को
तापमान माप से ना ही तापमान को पदार्थ की मात्रा माप से किसी में नहीं, सब के सब क्या है, स्वतंत्र है। वह भौतिक राशि जिसे वर्णन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे किसी चीज पर निर्भर कर, लंबाई द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, आंसर है नहीं। द्रव्यमान समय पर निर्भर कर रहा है, नहीं। विद्युत धारा ज्योति तीव्रता पर निर्भर कर रहा है, आंसर है नहीं। वह भौतिक राशि जिसे वर्णन करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि। तो ये सब के सब कैसी राशि हो गया, मूल भौतिक राशि। ये सब के सब मूल भौतिक राशि, ये सब के सब मूल भौतिक। और मूल भौतिक राशि संख्या कितना है, 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मूल भौतिक राशि संख्या कितना होता है, 7। जबकि ये जो दूगो है, इस दूगो कहते हैं पूरक मूल भौतिक राशि। क्यों? क्योंकि ये जो समतल कोण, ठोस कोण है, इसको बाद में बनाया गया है, इसलिए इसको कहते हैं पूरक मूल भौतिक राशि। और जो 7 को है, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 को कहते हैं महत्वपूर्ण मूल भौतिक राशि। तो महत्वपूर्ण मूल भौतिक राशि संख्या कितना है, 7। और पूरक मूल भौतिक राशि संख्या 2। अब मूल भौतिक राशि संख्या 9। मूल भौतिक राशि संख्या बोले तो कहेंगे 9, पूरक मूल भौतिक राशि संख्या बोलेंगे तो 2, और महत्वपूर्ण मूल भौतिक राशि संख्या बोलेंगे तो 7। समझ लीजिए, ठीक है। ये सब के सब क्या है, मूल भौतिक राशि। अच्छा, क्षेत्रफल को भी माप सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना दूसरा लंबाई, जिसे क्या कहते हैं, चौड़ाई। यही नहीं, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना दूसरा लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई लिखेंगे। चौड़ाई एक प्रकार का लंबाई, लंबाई गुना लंबाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को मापने के लिए आप किसकी जरूरत पड़ती है, लंबाई के। और लंबाई लेके यहाँ है, लंबाई यहाँ है। लंबाई कैसी राशि है, मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र होता है, जिसको मापने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि का आवश्यकता है। लंबाई को मापने की किसी का आवश्यकता होती है, नहीं। ये क्या है, मूल भौतिक राशि। लंबाई हमारा मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि। और क्षेत्रफल को मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मूल भौतिक राशि। क्षेत्रफल को मापने के लिए मूल भौतिक राशि की आवश्यकता होता है। वह भौतिक राशि जिसका वर्णन करने के लिए, आपका सर जिसको परिभाषित करने के लिए, जिसे परिभाषित करने के लिए, वह भौतिक राशि जिसे परिभाषित करने के लिए मूल भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। मूल भौतिक राशि की आवश्यकता उसे कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। उसको कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। आयतन ले लीजिए, आयतन बराबर क्या होता है, हम कहेंगे कि इसके आयतन, ये रूम का आयतन मापना है तो क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गुना दूसरा चौड़ाई, पहला लंबाई गुना दूसरा लंबाई गुना तीसरा लंबाई। ऊंचाई प्रकार क्या है, लंबाई की। चौड़ाई प्रकार क्या है, चौड़ाई प्रकार का लंबाई। आयतन को मापने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, लंबाई की। और लंबाई कैसी राशि है, मूल भौतिक राशि। तो आयतन को मापने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मूल भौतिक राशि। तो आयतन हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। आप ले सकते हैं फोर्स, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान कैसी राशि, मूल भौतिक राशि। तो द्रव्यमान को मापने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, लंबाई को मापने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है, द्रव्यमान का। द्रव्यमान कैसी भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि। तो बल कैसी राशि हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। वह भौतिक राशि जिसे मापने के लिए मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। आप ले सकते हैं 4 बराबर दूरी बटे समय कैसी राशि है, मूल भौतिक राशि है। और दूरी कैसी है, दूरी एक प्रकार क्या है, दूरी एक प्रकार क्या है, लंबाई है। और ये भी कैसी राशि है, मूल भौतिक राशि। तो 4 कैसी राशि होगी, व्युत्पन्न भौतिक राशि।
व्युत्पन्न भौतिक राशि और मूल भौतिक राशि आपको समझ है। मूल भौतिक राशि मात्र 9 है, 9 के अलावा जो भी है वो सब व्युत्पन्न भौतिक राशि। 9 के अलावा जो भी होगा व्युत्पन्न भौतिक राशि, आयतन, क्षेत्रफल, चाल, त्वरण जो भी होगा सब व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो लंबाई व्युत्पन्न भौतिक मूल भौतिक राशि, धर्मूल, ये सब के सब मूल भौतिक राशि। इस सब मूल भौतिक राशि के अलावा आपको जो भी आ रहा है जो सब व्युत्पन्न भौतिक राशि। आयतन इसमें है, इसके अलावा जो भी आयतन इसमें है नहीं है, मूल व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्षेत्रफल है नहीं है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। चाल है नहीं है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। और कौन है? फोर्स बल है नहीं है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। विद्युत आवेश है नहीं है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश के गुण यही देख रहे हैं। विद्युत आवेश है, इसमें से कहीं से है विद्युत आवेश नहीं है, तो विद्युत आवेश क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न भौतिक राशि। इस मूल भौतिक राशि के अलावा इस 9 जो है, 9 के अलावा जो भी आ जाए व्युत्पन्न भौतिक राशि, क्या इसमें विद्युत आवेश आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो विद्युत आवेश कैसी राशि हो जाएगी? व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो चौथा नोट यही लिखेंगे। तीसरा नोट, हाँ तीसरा नोट यही लिखेंगे कि विद्युत आवेश व्युत्पन्न भौतिक राशि है। विद्युत आवेश व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अब इसे कहें, आप कोई विद्यार्थी कहेगा हम नहीं जानते हैं विद्युत आवेश कैसी राशि है, भुला गए हैं, बताओ भुलाने वाला है? हमने इतना लेक्चर दिया, ये भुलाने वाला है? मूल भौतिक राशि की कैसे आया, भौतिक राशि किसको कहते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि किसको कहते हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, आप कहेंगे भुला गए हैं, भुलाने वाला है? कहिए भुला पाइएगा? तो मूल विद्युत आवेश कैसी राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। पहला हम आज कितने नोट लिखा है? 3 नोट। पहला, समान प्रकृति के विद्युत आवेश के बीच विकर्षण। दूसरा, विद्युत आवेश अदिश राशि है जिसे हम साधारण बीजगणित विधि द्वारा जोड़ या घटा सकते हैं। उसके बाद दूसरा नोट, तीसरा नोट, विद्युत आवेश व्युत्पन्न भौतिक राशि है। आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, विद्युत आवेश व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो आज के लिए इतना ही। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप एक बार जरूर कमेंट कीजिए कि हम समझ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।